हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित जितनी भी नीति योजनाएं और ऐप्स और पोर्टल होते हैं उनसे संबंधित इसमें कुछ प्रमुख क्वेश्चन देखेंगे। इसमें टॉप 50 MCQ क्वेश्चनों को रखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को रखा गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है सभी ही यूपी ट्रिपल एस सी पैटर्न जैसे पेपर पैटर्न में अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बड़े बड़े टाइप के उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है सारे। तो चलिए देखेंगे अपने पहले क्वेश्चन को। और इसमें प्रीवियस ईयर जो अभी 24-25 के यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं 4 ऑप्शन के साथ, तो वो भी हैं इसमें, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, देश की पहली सतत विमानन ईंधन SAF सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 की घोषणा की गई है। देश की पहली है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछ रहा है। और इसका दूसरा कथन है, इसका लक्ष्य कृषि अपशिष्टों जैसे कि गन्ने की खोई है, चावल की भूसी है, से बायोजेट ईंधन बनाकर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस नीति का उद्देश्य जो है सतत विमानन ईंधन विनिर्माण प्रोत्साहन नीति, इसके अंतर्गत तो इसका लक्ष्य जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है और ये देश की पहली नीति है जो कि उत्तर प्रदेश द्वारा लागू है। तो इसका जो कथन है, दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। पहला भी कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा कि दोनों कथन सही दिए हुए हैं। देख लेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा डिटेल है जिसमें आपको डिटेल जानने की आवश्यकता है। तो ये सतत विमानन ईंधन एक नवीनीकरणीय विमानन ईंधन है जो पेट्रोलियम आधारित जेट ईंधन के विकल्प के रूप में कार्य करता है, जो प्रत्येक खाना पकाने के तेल, कृषि अपशिष्ट और नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जैसे जैविक स्रोतों से बनाया जाता है। और ये विमानन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को CO2 को 80% तक कम करता है, जिससे ये विमानन उद्योग के पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद करता है, जो ये नीति है। तो इस नीति के विषय में जानकारी रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो हो सकता हो लंबी जाए क्योंकि 50 क्वेश्चन है और सभी बड़े बड़े इसी फॉर्म में है, तो इन क्वेश्चनों को करने में ज़्यादा समय लगता है और पेपर में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो करने में भी बड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि अगर हम उस योजना के विषय में या उस नीति के विषय में संपूर्ण जानकारी रखेंगे, मतलब संपूर्ण नहीं कह सकते हैं, 70 से 80% जानकारी रखेंगे तभी हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसलिए इनको करने में थोड़ा सा समय लगता है। क्वेश्चन देखेंगे दूसरा। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश ने मुख्य रूप से ECMP इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को किस लिए मंजूरी दी है, मतलब कि उसका क्या उद्देश्य है या क्या लक्ष्य है। ECMP इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, तो इसका आंसर हो जाएगा घटक निर्माण, नवाचार और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी घटक निर्माण, नवाचार मतलब इनोवेशन और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने से संबंधित है ये नीति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके विषय में देख लेंगे थोड़ा कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एक राज्य स्तरीय नीति है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जैसे कि डिस्प्ले, कैमरा, मॉड्यूल्स, PCB के उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना है। इसीलिए ही ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लागू की गई है। जैसे अभी तक कुछ चीज़ें हैं जो अपने यहाँ बाहर से आयात की जाती हैं, तो अब क्या है कि जब यहाँ पर इस पॉलिसी से संबंधित सब्सिडी दी जाएंगी, काफ़ी सारी छूट दी जाएगी, तो इसका मैन्युफैक्चर यहाँ भी किया जा सकेगा। तो इससे संबंधित ये सब पॉलिसीज़ लाई जाती हैं, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी, निवेश बढ़ेगा, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होगा। अब यहाँ पर बड़े बड़े हब्स कह सकते हैं, फैक्ट्रीज बनेंगी, तो रोजगार का भी ऑप्शन रहेगा कि उसमें एम्प्लॉय भी रखे जाएंगे, जो केंद्रीय योजनाओं के पूरक के रूप में काम करती हैं और 6 वर्षों तक ये अगले लागू रहेगी। ये सभी योजनाएं जो रहती हैं, जैसे अभी चल रही है तो ये 5 या 6 वर्षों के लिए चलेगी। अगला है क्वेश्चन। सितंबर 2025 में अनुमोदित उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 25-30 की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। अब 25 में है तो अगले 5 वर्षों के लिए 30 तक लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति, इसमें पूछ रहा है कौन सी विशेषता नहीं है। इसमें है निर्यातकों के लिए ऑन बोर्डिंग सहायता और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन। ये अभी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, इसमें पूछ रहा है कौन सी एक विशेषता नहीं है।
जब आप इसके विषय में जान लेंगे तब आप इसको नेगलेक्ट कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसके विषय में जान लें। इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एक सुदृढ़ निर्यात पारितंत्र विकसित करना है, जो नए तथा स्थापित दोनों प्रकार के निर्यातकों को सहयोग प्रदान करेगा। साथ ही वर्ष 2030 तक राज्य के निर्यात को दुगना करने का भी लक्ष्य रखा गया है। जब ये नीति चालू है 25 से 30 तक, उसी बीच में जो राज्य में निर्यात होता है उसको दुगना करने का भी लक्ष्य रखा गया है। निर्यात मतलब जो यहाँ से हमारे प्रदेश से चीज़ें बाहर जाती हैं उसका दुगना लक्ष्य रखा गया है। नीति में एक जिला एक उत्पाद जो ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। जैसे यहाँ पर विशिष्ट एक राज्य मतलब एक जिला राज्य में अपने एक जो विशेष जिला है उसके लिए एक विशेष उत्पाद को चिन्हित किया गया है कि आप उससे संबंधित प्रोडक्ट बनाइए और इसका आयात देश विदेश तक करिए। तो वही चीज़ है निर्यात प्रोत्साहन में बढ़ावा देने के लिए इसके अंतर्गत, ताकि राज्य के पारंपरिक व स्वदेशी जो उत्पाद है उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जा सकेगा। वायुयान भाड़ा एयर फ्रेट योजना के तहत कृषि और औद्योगिक उत्पादों के निर्यातकों को माल भाड़े का 30% की छूट भी दी जाएगी जब बाय एयर जाएगा। तो अब इस विषय में देख लेंगे क्या है। निर्यात के संबंध में विशेषता नहीं है। निर्यातकों के लिए ऑन बोर्डिंग सहायता और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन, ये सही है इसका। फिर है मतलब ये है इसकी विशेषता। फिर है निर्यात हिस्से तक अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद प्रमाणन लागतों के लिए सहायता, ये भी इसका सही है। फिर है प्रोत्साहन केवल वस्तु तक सख्ती से सीमित, सेवा क्षेत्र को छोड़कर, ये गलत है क्योंकि इसमें केवल वस्तु तक ही सीमित नहीं है, इसमें सेवा क्षेत्र भी हैं। जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जितने भी उत्पाद हैं ये सभी चीज़ें जो इसमें और लिखा हुआ है कि केवल वस्तुओं तक ये सख्ती से सीमित, ऐसा नहीं है। ये नीति वस्तुओं के लिए नहीं, ये जितना भी प्रोडक्ट होगा अपने यहाँ मतलब कह सकते हैं राज्य में, तो उनसे संबंधित सभी वस्तुओं से, ना कि सिर्फ एक केवल इसमें लिखा है प्रोत्साहन केवल वस्तुओं तक सख्ती से सीमित है सेवा क्षेत्र को छोड़कर, जबकि सेवा ही क्षेत्र है बेसिकली अगर बात की जाए तो। क्योंकि ये विशेषता नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी है MSME जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्रेन्योर होते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के लिए आभासी व्यापार मेलों और डिजिटल मार्केटिंग सहायता के लिए अनुदान, ये भी है। तो ये जो सूक्ष्म जो मध्यम उद्योग होते हैं उनसे संबंधित चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश निर्यात जो प्रोत्साहन नीति है तो उसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही विशेषता नहीं है, बाकी सभी विशेषताएं हैं इसकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 ने 75 जिलों में 2 मिलियन से अधिक किसानों को शामिल किया है। फिर है इसने विविध फसल उत्पादन और आधुनिक कृषि नवाचार जैसे नैनो उर्वरकों और पॉली हाउस खेती को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं। विकसित जो कृषि संकल्प अभियान है 25 ने 75 जिले में 2 मिलियन से अधिक किसानों को शामिल किया है और इसके अंतर्गत फसल उत्पादन और आधुनिक कृषि नवाचार जैसे नैनो उर्वरकों इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही ऑप्शन सही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा, वर्ष 2025 में शुरू किया गया शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान निम्न मुख्य रूप से किसका लक्ष्य रखा है। जो शून्य गरीबी है, जीरो पॉवर्टी अभियान, इसका हाल ही में अभी अप्रैल में शायद नाम भी परिवर्तित किया गया है इसका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर रखा गया है। और जो ये अभियान है शून्य गरीबी, तो ये भी 2 अक्टूबर 2024 को भी शुरुआत भी की गई है इसकी। तो इसका अभी 25 में क्या लक्ष्य रखा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या पूछा, मुख्य रूप से क्या लक्ष्य रखता है, बेसिकली क्या वर्क करता है ये। तो ये लक्षित DBT और आजीविका सहायता के माध्यम से सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक आय को बढ़ाना है, तभी तो शून्य गरीबी है। शून्य गरीबी का मतलब है जो गरीब परिवारों की वार्षिक आय है उसको बढ़ाना है। लक्षित DBT मतलब जो भी जितने भी ऐसे लोगों मतलब जो गरीब परिवार होते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं, जो उनको योजनाएं दी जाती हैं। DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑनलाइन, जो उनको किसी भी योजना के अंतर्गत उनको लाभ दिया जाता है। तो लक्षित DBT और आजीविका सहायता के माध्यम से उनकी गरीब परिवारों की उनकी वार्षिक आय को बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य है। बाकी ये वाले सब गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 25 में।
कि यूपी में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 18 जून 2001। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और उनमें से जो कुछ क्वेश्चन आपको आते भी होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए भी हैं। 7वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है? ऑपरेशन कायाकल्प, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है यूपी एग्जाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार करने के से संबंधित है कायाकल्प। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार से। मतलब उसमें जो जैसे पुनरुद्धार मतलब जो प्राथमिक विद्यालय हैं सरकारी हैं टूटे फूटे हैं तो उसमें नई चीजें विकसित करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब शुरू किया गया? तो वही जीरो पॉवर्टी पॉवर्टी मतलब गरीबी, जीरो मतलब शून्य, शून्य गरीबी वाला ही क्वेश्चन है जो भी ऊपर पूछा गया था। इसकी डेट पूछी गई है इसमें, तो 2 अक्टूबर 2024 से ये जो अभियान या योजना है ये चालू की गई है, 2 अक्टूबर 2024। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहित करना है। एक जिला एक उत्पाद किससे संबंधित है? तो सभी को पता होगा स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों से संबंधित है, क्योंकि यूपी जी के जो पढ़ रहा है ये सारी चीज़ें तो जान ही रहे होंगे। एक जिला एक उत्पाद कितने 75 जिलों के आपने 75 प्रोडक्ट का भी नाम भी याद रखा होगा। तो एक जिला एक उत्पाद संबंधित है स्वदेशी और स्वदेशी अपने ही देश पे अपने ही राज्य में बनी और विशिष्ट उत्पादों से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और इस योजना की शुरुआत भी पूछी जाती है 24 जनवरी 2018 से की गई थी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थानों वाले विकल्प का चयन करें। महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थानों का चयन करना है। अच्छा, जो यूपी पर्यटन नीति है 22 के अंतर्गत काफ़ी सारे सर्किट, अच्छा आप ऐसे अगर जान रहे हैं तो क्वेश्चन को बता लेंगे, अगर आप नहीं जान रहे तो नहीं बता पाएंगे। अगर आप नीचे देखिए, अगर इनकी नीति यूपी नीति के प्रोफाइल में जाएंगे तो ये आपको मिलेगा। उसमें ये लिखा हुआ है पूरा कि रामायण सर्किट में किसे चुना गया है। मतलब इस नीति के अंतर्गत इन जगहों का डेवलप से संबंधित है। जो पर्यटक आते हैं उनके लिए इन पर्यटन स्थलों का विकास करने से संबंधित है। तो नए पर्यटन गंतव्यों का विकास के विषय में देखिए तो क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था महाभारत, तो महाभारत ये वाला दिया गया है। अच्छा, महाभारत पूछा गया था यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, तो आपको क्या करना है और भी सर्किट का नाम याद रखना है आगामी एग्जामों के लिए। तो जैसे रामायण सर्किट है जो जहाँ पर रामायण जैसी कुछ घटनाएं घटी हैं रामायण तथ्यों से संबंधित, अयोध्या, चित्रकूट, श्रृंगेरपुर, विजेथुआ, ये भी यूपी का ही कोई जगह है। महावीरन मतलब सुल्तानपुर का ही है, ये जगह जो है सुल्तानपुर की है। बिठूर, इस तरह से कृष्ण सर्किट है। फिर बुद्धिस्ट जहाँ पर बुद्ध से संबंधित ये सारनाथ कुशीनगर है। फिर बुंदेलखंड है। फिर जो क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था उससे संबंधित है हस्तिनापुर, मेरठ में जो आता है काम्पिल क्षेत्र, बरेली वाला हिस्सा है बरनावा, ये बागपत से संबंधित है। मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा, लक्षागृह, हंडिया, प्रयागराज, कीचकवत स्थल राठ हमीरपुर का है, तथा विटूर कुटी बिजनौर से संबंधित है। तो इन जो ये क्षेत्र हैं इनको महाभारत सर्किट के अंतर्गत रखें, इनका डेवलप से संबंधित है। इसी प्रकार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शक्तिपीठ, शक्तिपीठ है ये। फिर है इधर आध्यात्मिक सर्किट है, ऐसे याद नहीं हो पाएंगे लेकिन हाँ एक नज़र आप देख जरूर लेंगे। सूफी कबीर सर्किट है। फिर नीचे जैन सर्किट है। फिर इस पे क्राफ्ट सर्किट और स्वतंत्रता संग्राम सर्किट, जहाँ वो 1857 की क्रांति से संबंधित। तो अब क्वेश्चन हम अगर इसका आंसर देखें तो महाभारत सर्किट जो था इसमें गोंडा था नाम, आप नीचे जाकर देखेंगे तो मथुरा, गोंडा, प्रयागराज, कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। महाभारत सर्किट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के ये जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11वां है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए पूंजी जो निवेश सीमा क्या है? औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए पूंजी निवेश सीमा क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस नीति के अंतर्गत मेगा श्रेणी, इसमें 3 श्रेणी है नीचे लिखी हुई है, अभी बताते हैं। जो मेगा श्रेणी परियोजना के अंतर्गत पूंजी निवेश सीमा की जो लिमिट तय की गई है ये 500 करोड़ से ऊपर या उससे अधिक, लेकिन 3000 करोड़ से कम, ये सीमा मानक रखा गया है जो मेगा श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, 500 करोड़ से ऊपर या उससे अधिक लेकिन 3000 करोड़ से कम।
ठीक है। बाकी इस नीति के अंतर्गत जो और भी छूट या सब्सिडी दी गई है, पूंजी निवेश 200 करोड़ से 500 करोड़ तक हो सकता है, या इससे अधिक भी है। फिर है पूंजी सब्सिडी की बात की, मतलब चलिए अच्छा आगे देखते हैं। पूंजी सब्सिडी मात्र स्थायी पूंजी निवेश भूमि लागत को छोड़कर का 25%, जिसकी अधिकतम सीमा 800 मिलियन लगभग 80 करोड़ रुपए तक हो सकती है। और स्टाम्प शुल्क होता है जो सरकारी भूमि को लेने पर मिलता है, सरकारी टैक्स होता है। भूमि खरीद पर 100% की छूट है। फिर इसमें ये जो कैटेगरी ऊपर क्वेश्चन में पूछी गई थी इस नीति के अंतर्गत, कौन सी पूछी गई थी, सुपर मेगा ये पूछी गई थी। तो इसमें 500 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ तक का निवेश इससे संबंधित है। फिर बृहद अगर लार्ज की बात की जाए 50 करोड़ से 200 करोड़ है। अल्ट्रा मेगा की बात की जाए तो 3000 करोड़ से अधिक है। अब एग्जाम में ये वाली पूछी गई है, हो सकता है यही पूछी जाए या और भी इसके विषय में इनसे संबंधित पूछ लिया जाए, तो आप श्रेणी वाइज याद रखेंगे। तो क्या था, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत मेगा श्रेणी की जो परियोजना के लिए पूंजी निवेश सीमा क्या है, 300 करोड़ से ऊपर या उससे अधिक, लेकिन 3000 करोड़ से कम। रोजगार प्रोत्साहन नीति उद्योग में जो निवेश करना चाहता है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी युगल के लिए डैश प्रदान करती है। जो सामूहिक विवाह के अंतर्गत सरकार द्वारा जो धनराशि दी जाती है उसकी बात हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख रुपए। अभी तक ये 51,000 था, अब 1 लाख अप्रैल से परिवर्तित कर दिया है 1 लाख रुपए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, और इस योजना की जो शुरुआत है ये 3 अक्टूबर 2017 से की गई थी। अभी इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है, तो उसमें आपको चरण बता देंगे कि किन चरणों में ये 1 लाख रुपए जो दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र निवेश योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र निवेश योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो जो मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र निवेश योजना है, तो चलिए ऑप्शन को बता देते हैं सही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उद्यमी मित्रों को निवेशकों और राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। जो उद्यमी मित्र है, उद्यमी मतलब कोई उद्यम स्थापित किया गया है और उसमें एक एजेंट के रूप में मित्र को नामित किया गया है, वही है उद्यमी मित्र निवेश योजना। ठीक है, क्या है, उद्यमी मित्रों को निवेशकों और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जो ये उद्यमी मित्र है। बाकी ये ऑप्शन गलत है कि उद्यमी मित्र उत्तर प्रदेश में केवल शहरी क्षेत्र के लिए नियुक्त किए जाते हैं, या इसका योजना का उद्देश्य राज्य में निवेशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। कथन सत्य पूछ रहा था। इसके विषय में थोड़ा सा देख लें तो इसका उद्देश्य क्या है। इस जो योजना है, राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों की समस्या का समाधान करना। उद्यमी मित्र क्या है, अच्छा, तो शिक्षित और योग्य पेशेवरों की नियुक्ति की जाती है और जो सरकार और निवेशकों के बीच, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके बीच सेतु का काम करते हैं। उद्यमी मित्र निवेशकों को प्रोजेक्ट का साइट विजिट कराते हैं और इसकी जो पूरा प्रोसेस है उसमें हेल्प कराते हैं। इसकी भूमिका क्या है, निवेशकों को साइट विजिट कराना, प्रक्रिया समझाना और निवेश की गति को बढ़ाना। जो उद्यम मित्र है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उद्यम स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए डैश एक वेब आधारित ऑनलाइन सुविधा है। अगर कोई उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है, ऐसे कुछ इच्छुक उद्यमी हैं, उनके लिए ऑनलाइन सुविधा क्या है, किस पर जाके वो अप्लाई कर सकते हैं या समझ सकते हैं पूरा प्रोसेस। तो निवेश मित्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निवेश मित्र इसका आंसर सही है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर आधारित ऑनलाइन आवेदन, उनकी स्थिति जानना तथा ऑनलाइन शुल्क जमा करने जैसी सुविधाएं प्रदान कर व्यापार में सुगमता को सक्षम बनाना है। सारी चीज़ें ऑनलाइन करके ये चीज़ है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में डैश प्रति बल्ब की दर से एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू की गई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है कितने रुपए, तो 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से पुराने बल्ब को बेचकर नए बल्ब लेने से संबंधित था, मतलब सरकार द्वारा देने से संबंधित था ग्राम उजाला योजना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 10 रुपये। थोड़ा और जान लेंगे इस विषय में। उत्तर प्रदेश सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये प्रति एलईडी बल्ब पुराने बल्ब के बदले देने से संबंधित था, और
जो लक्ष्य है ग्रामीण परिवारों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली देना और बिजली बिल कम करना है। बल्ब इसमें 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब देने से संबंधित है। अवधि 3 साल की गारंटी तक चलेंगे। पात्रता एक परिवार अधिकतम 5 ही बल्ब ले सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऊट पटांग कि कितने बल्ब ले सकता है, या कथन निष्कर्ष के रूप में दे देगा। मतलब कथन निष्कर्ष नहीं, मतलब 4 कथन, आपको एक सही चूज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी जानने वाली है। शुरुआत, इस योजना की शुरुआत मार्च 2021 में वाराणसी से शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भी लागू है। और कराने के लिए यही सब चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए इसका उपलब्ध हमें लग रहा है ये आ गया था। उपलब्ध कराने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख कार्यक्रम इनमें से कौन सा है जिसका उद्देश्य सभी वर्गों की महिलाओं के लिए विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करना है। महिलाओं से संबंधित है, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा से संबंधित। इसका आंसर हो जाएगा मिशन शक्ति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मिशन शक्ति। ये यूपी पुलिस एग्जाम में भी 24 के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला है, यूपी की कुष्ठ रोग पेंशन योजना के लाभार्थियों को कितना मासिक अनुदान प्रदान किया जाता है। जो उत्तर प्रदेश में जो कुष्ठ रोगी हैं उनको उनसे निजात या उनकी समस्याओं को समझने से संबंधित जो उनको हेल्प धनराशि के रूप में दी जाती है, मासिक अनुदान दिया जाता है, ये कितना है। तो 3,000 रुपये कर दिया गया है। अभी फिलहाल 1,500 था कुछ दिन पहले, उसको परिवर्तित करके 3,000 किया गया है, कुछ दिन क्या कुछ साल पहले। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड है, 22 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखेंगे, 3,000 है। ताकि यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से चलाई जाती है। और ये दिव्यांग और जो कुष्ठ पेंशन योजना का हिस्सा है, जो योजना है ये 2019 के बाद से लागू मानी जाती है। दिव्यांगजनों के साथ साथ कुष्ठावस्था पेंशन की राशि को 1,500 नहीं, सॉरी 2,500 था, 2,500 बढ़ाकर 3,000 किया गया है। और कृत्रिम अंग मतलब आर्टिफिशियल अंग और सहायक उपकरण के लिए धनराशि 10,000 से बढ़ाकर ये 15,000 कर दी गई है। आपको 3,000 याद रखना है, 3,000 और ये 15,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण योजना प्रायोजित की गई है। कृषि विविधीकरण योजना प्रायोजित की गई है, किससे संबंधित है। तो कृषि नवाचार से संबंधित है। और किसके द्वारा की गई है, प्रायोजित की गई है, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई है, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1944 में पूछा जाता है। मुख्यालय का कहाँ है, अमेरिका वॉशिंगटन डीसी में है, वॉशिंगटन डीसी में है। और भी इसके विषय में जानकारी है, थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ डैश हुआ था। किसान मित्र योजना का आरंभ कब से हुआ था, 18 जून 2001। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसान मित्र शायद ये ऊपर अभी आया है क्वेश्चन, किसान मित्र वाला। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 18 जून 2001। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की किसानों के लिए दुर्घटना मुआवजा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये भी वीडियो में अभी एग्जाम में पूछा गया है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार की दुर्घटना मुआवजा योजना है किसानों के लिए जो चालू है, इसके तहत बताना है कौन सा कथन गलत है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो परिवार को, उनके जो परिवार है उनको मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए तक मिलते हैं, उनकी सहायता धनराशि के रूप में, यदि किसान की मृत्यु हो जाती है। ये सही दिया गया है कथन, पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, ठीक है। फिर अगला है, एक हाथ और एक पैर की हानि की स्थिति में मुआवजा राशि 5 लाख है। यदि एक हाथ या एक पैर किसी तरह खराब हो जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो उसकी मुआवजा धनराशि 5 लाख रुपए है। ये भी कथन सही दिया हुआ है। फिर यदि कोई किसान 25% से अधिक, लेकिन 50% मतलब जो शरीर 100% माना जाता है उसमें यदि 25% कोई डैमेज है, या 50 मतलब 25 से अधिक लेकिन 50 से कम, आधा से कम विकलांगता से ग्रस्त है, तो वह 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच वित्तीय सहायता के लिए पात्र होते हैं इस योजना के अंतर्गत। ये भी कथन सही दिया हुआ है। फिर है डी वाला ऑप्शन, दुर्घटना में दोनों हाथ और पैर खोने वाले किसान को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए का पात्र माना जाता है। यदि ऐसी स्थिति में यह हाथ डैमेज हो गया, हटाना पड़ा है शरीर से या पैर, तो ऐसी स्थिति में इनको 5 लाख रुपए की सहायता धनराशि के रूप में ये योजना मतलब दिया जाता है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो उसमें गलत पूछ रहा है, तो उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। चारों ही पॉइंट सही हुए हैं। आप इनको याद रखेंगे, ऐसी चीज़ें आंकड़े जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन है, निवेश सारथी पोर्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है। निवेश सारथी पोर्टल द्वारा मतलब किससे संबंधित है निवेश सारथी? तो सेवा प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है, पहले तो पता चलेगा कि निवेश सारथी है क्या। तो निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। निवेश आशय दाखिल करना, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था, यह है निवेश जो ऑनलाइन पोर्टल है। फिर है शिकायत निवारण तंत्र, इसके माध्यम से निवेश सारथी जो पोर्टल है ऑनलाइन, इसके माध्यम से शिकायत भी कर सकते हैं, शिकायत निवारण तंत्र। फिर है इसमें उद्योगों के लिए भूमि आवंटित करना, उद्योगों के लिए भूमि आवंटित करना ये निवेश पोर्टल का हिस्सा नहीं है, ऐसी सेवा नहीं प्रदान की जाती है। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है, और बैठक प्रबंधन मॉड्यूल ये है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा निधि में अपने अंशों को कहाँ स्थानांतरित करती है। तो ये करती है राज्य रोजगार गारंटी निधि में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहाँ करती है? राज्य रोजगार गारंटी निधि में। डिटेल देखेंगे तो भारत सरकार अपने हिस्से का, अच्छा ये वाला पॉइंट अभी रोकिए। जो आपको पता है ये मनरेगा के साथ जो नरेगा पहले जिस नाम से जाना जाता था, भारत सरकार और अपने अपने राज्य से संबंधित है, लेकिन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो जो मनरेगा की धनराशि किसमें आती है? राज्य रोजगार गारंटी निधि में आती है। बाकी भारत सरकार की बात की जाए तो ये अपने हिस्से का 60% की राशि राज्यों के खातों में भेजती है, जो मनरेगा के अंतर्गत आपको पता होगा ये योजना के अंतर्गत रोजगार देने से संबंधित ये जो योजना है, इसमें हिस्सेदारी जो होती है 60% ये केंद्र सरकार की होती है, और राज्य सरकार 40% की को इसमें जोड़ती है, तब ऐड करके देती है। इसका आंकड़ा एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कितना है केंद्र सरकार का रेशियो, 60:40 है। ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, ये फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा के रूप में ये 5 सितंबर 2005 को लागू हुआ, और फिर इसका नाम परिवर्तित किया 2 अक्टूबर 2009 को। 9 को नाम बदल कर इसका मनरेगा कर दिया गया। इसमें महात्मा गांधी लगाकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। तब इसमें और अब इसमें क्या कर दिया गया है, अभी हाल ही में इसका नाम चेंज किया गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन कर दिया गया है, वीबी रामजी, वीबीजी, विकसित भारत गारंटी। फिर है ये रोजगार एंड आजीविका मिशन से संबंधित है राम, फिर है मिशन, फिर है मतलब ये जी, तो वीबीजी रामजी, ये इसका नाम कर दिया गया है अपने उद्देश्य से। फिर इसका रोजगार जो अभी तक मनरेगा था, इसमें रोजगार के दिन 100 रुपये से बढ़कर 125 कर दिया गया है। जो रोजगार दिया जाता है 100 दिन से ना करके इसमें और बढ़ा दिया गया है, तो 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, ये याद रखेंगे। फिर अगला है, किस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में गांव में लौटने वाले जो प्रवासी श्रमिक हैं श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। गाँव में अपने मतलब अपने राज्य में आने पर, स्वदेशी जिन्हें बोलेंगे, अपने स्वदेश आने पर लौटने पर प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, कौन सा कथन सही है? तो यह हिंसा की शिकार महिलाओं को पुनर्निर्माण, सर्जरी सहित आर्थिक और चिकित्सा प्रदान करती हैं। जैसे महिला हिंसा होती है, महिलाओं के को जैसे कहीं कहीं जला दिया जाता है, मारा जाता है, तो उससे संबंधित जो उनका सर्जरी सहित जो उनको सहायता धनराशि दी जाती है चिकित्सा के रूप में, तो ये सही है पॉइंट, ये ऐसी है इसके अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष है, ये वाला पॉइंट इसके अंतर्गत सही दिया हुआ है। फिर है, हिंसा की शिकार महिलाओं के नाबालिग बच्चों को शैक्षिक और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। जो इससे हिंसा से शिकार महिलाएं हैं, उनके जो नाबालिग बच्चे हैं उनको शिक्षक मतलब शैक्षणिक और चिकित्सा सहायता भी प्रदान की जाती है। फिर अगला पॉइंट, ये कोष केवल उन महिलाओं और बच्चों की सहायता करता है जो हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार है, ये भी कथन सही दिया हुआ है। फिर है अगला ऑप्शन जो है,
कोष में सार्वजनिक योगदान किसी जिले में विशिष्ट गतिविधियों के लिए अथवा कोष में सामान्य योगदान के रूप में निर्देशित किया जाता है। तो ये भी कथन सही है, चारों इसके ऑप्शन सही है। कोष में जो सार्वजनिक योगदान है किसी जिले में विशिष्ट गतिविधियों के लिए अथवा कोष में सामान्य योगदान के रूप में निर्देशित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन इसके विषय में सही दिए हुए हैं और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। उसमें ऐसे पूछा गया था कि इनमें से कितने कथन सही है, केवल एक कथन सही है या चार सही है, इस तरह पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से शहर 2015 में केंद्रीय स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत चुने गए शहरों में शामिल हैं। तो केंद्रीय स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा भारत के कुल 100 राज्यों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत। तो उसमें से उत्तर प्रदेश के भी कुछ शामिल हैं, उनको जान लेंगे पहले, तभी आप ये कर पाएंगे अगर आपको नहीं पता है। तो 100 में से 10 ऐसे जो शहर है ये यूपी के हैं। आगरा है, अलीगढ़ है, बरेली है, स्मार्ट सिटीज़ जिन्हें जानी जाती है, झांसी, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज और सहारनपुर। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज। देखिए इसमें बाराबंकी नहीं था, कन्नौज, उरई नहीं था, इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप पूरे नहीं याद भी कर पाएंगे, अगर कुछ याद है तो नेग्लेक्ट करके जरूर याद कर ले जाएंगे कि हाँ ये तो नहीं था, तो ये सारा पूरा ऑप्शन गलत हो गया ना। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार केंद्र स्मार्ट सिटीज़ में 10 शहर है। अब यूपी में अगर बात की जाए, यूपी के द्वारा जो स्मार्ट सिटीज़ को चिन्हित किया गया है, इसमें से 7 शहर है। कौन कौन से हैं, अब ये भी आ सकता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, अयोध्या, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, मथुरा, मेरठ और शाहजहांपुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एमएसएमई नीति 2022। एमएसएमई क्या है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है, वो है एमएसएमई नीति 22 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में एमएसएमई को स्टाम्प ड्यूटी में कितनी छूट दी जाती है। मतलब जो सरकारी जमीन के लिए टैक्स देना होता है, स्टाम्प ड्यूटी में कितनी छूट दी जाती है। और बेसिकली पूछ रहा है बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में। ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया है जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100% पूरी छूट, टैक्स फ्री। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, कितनी, 100% की छूट दी जाती है। बाकी और इस विषय में अगर जाने तो इस नीति के विषय में आप समझ ही सकते हैं, इस उद्योगों को बढ़ावा देने से संबंधित है। आपको ये जानना है एमएसएमई नीति में जो पूर्वांचल और बुंदेलखंड, जो क्वेश्चन में ये पूछा गया था, एमएसएमई में 100% स्टाम्प शुल्क छूट के लिए पात्र होंगे, और मध्यांचल और पश्चिमांचल क्षेत्र है जो यूपी का, उसमें 75% स्टाम्प शुल्क जो छूट है ये दी जाएगी, 75%। और सिवाय इसमें जैसे मध्यांचल और पश्चिमांचल है, तो पश्चिम में ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद आते हैं, लेकिन इनका अलग से क्या किया गया है, इनको 50% की छूट होगी, है ना। ये थोड़ा डेवलप है तो इनको 50% की छूट, और जो मध्यम पश्चिम इन दो जिलों के अलावा करेगा, पश्चिम और मध्यम क्षेत्र में, तो 75% तक इनको स्टाम्प शुल्क छूट दिया जाएगा। और बाकी ये वाला पूर्वांचल और बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, ये 100% है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, युवा उद्यमियों को उद्यमशीलता सहायता के साथ समर्थन और सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत बिना ब्याज के कितने रुपए तक का सरकार ऋण प्रदान करती है। तो बिना ब्याज के ऋण प्रदान करती है 5 लाख रुपए तक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, कितना, 5 लाख रुपए। अपना उद्यम स्थापित कर सकती है मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान। कोई भी अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ऋण 5 लाख रुपए तक का, 100% ब्याज, ऋण मुक्त। मार्जिन मनी, जो परियोजना लागत पर 10% की सब्सिडी। आयु उनकी होनी चाहिए जो ऋण ले रहा है 21 से 40 वर्ष, 8वीं पास होना चाहिए। कौशल प्रशिक्षण, किसी भी एक क्या डिप्लोमा कहते हैं वो पता होना चाहिए। बाकी कि ऐसे ही नहीं कि आपने 5 लाख रुपए का ऋण ले लिया, अपना उद्यम स्थापित किया, नहीं किया, आगे वो पैसा उससे संबंधित है, मतलब उतने सारी क्षमताएं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के निवासी हों, और उद्देश्य क्या है, युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देना और उद्यमिता को बढ़ाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया है। एमएसएमई वही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, छोटा भी, बड़ा भी और उससे भी बड़ा। तो इसके अंतर्गत किस पर ध्यान दिया गया है, तो एक जिला एक उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये एक जिला एक उत्पाद, जिससे आपको बता रहे हैं ये सारी नीतियों से संबंधित है। ये सब जब अपने
अपने ही यहाँ पर अच्छा उत्पादन किया जाएगा तो बाहर देश विदेशों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका आयात कर सकेंगे, अरे मतलब सॉरी निर्यात कर सकेंगे। तो इस पर जोर दिया गया है कि इसके अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के निर्देशन पर महिला यात्रियों की यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यूपीआरटीसी ने कौन सी पहल शुरू की है? तो ये जो पहल शुरू की गई है महिला चालकों द्वारा संचालित पिंक बस सेवा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य के तहत वर्ष 2047 तक $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बनाना, इसका ऐसा लक्ष्य है विकसित भारत के अंतर्गत @ 2047। तो वर्ष 2047 तक यूपी का जो लक्ष्य है $6 ट्रिलियन, मतलब 6 के आगे आप 12 जीरो और लगा दीजिए तो $6 ट्रिलियन जितना भी हो जाए, को अर्थव्यवस्था को बनाना लक्ष्य रखा गया है। और इस उद्देश्य से जनता के सुझाव हेतु विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जनता से सुझाव लेने हेतु समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल को भी लॉन्च किया है। तो ये भी कथन सही है, मतलब अपनी जनता उसमें सुझाव दे सकती है, जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य या कृषि या उद्योग जैसा भी चाहना हो या उसमें सुधार परिवर्तन हो संशोधन उससे संबंधित, तो उसके लिए समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। आप ये भी याद रखेंगे समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल किससे संबंधित है? सुझाव हेतु विकास भारत विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जो सुझाव देने से संबंधित है ये समर्थ पोर्टल है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि दोनों ही इसके कथन सही दिए हुए हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राज्य ने इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से 500 से अधिक सेवाएं जो ऐसी हैं उनका डिजिटलीकरण किया है और 45 विभागों को एकीकृत किया है। तो ये कथन सही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कि बिजनेस, अब नाम में ही लग रहा है, ईज मतलब इजी आसान, डूइंग बिजनेस बिजनेस करने में आसानी, सुधार जो है 2025 के अंतर्गत राज्य ने इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से 500 से अधिक जो ऐसे सेवा क्षेत्र हैं इनका डिजिटलीकरण किया है और 45 विभागों को एकीकृत किया है। तो ये कथन सही दिया हुआ है। फिर कथन दूसरा है, सुधारों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत भी 200 से अधिक सेवाओं को शामिल करने के लिए विस्तारित भी किया गया है। तो ये भी कथन सही दिया गया है इसके अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या है ये? तो दोनों ही पॉइंट इसके सही दिए हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग सुधारों का मुख्य फोकस भारत में व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, डिजिटलीकरण करना और अनुपालन बोझ को कम करना ये है, और जिसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य टॉप अचीवर्स बनकर उभरे हैं। उत्तर प्रदेश इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले 12वें स्थान पे था, अब दूसरे नंबर पे है, टॉप 5 में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एरोस्पेस रक्षा इकाई रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने पर, मतलब पर्यावरण संरक्षण पर आधारित ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी या कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी इस नीति के अंतर्गत? नीति क्या है? उत्तर प्रदेश एरोस्पेस रक्षा इकाई रोजगार प्रोत्साहन नीति। तो इसके अंतर्गत कितनी छूट दी जाएगी? तो 25% की छूट दी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कितनी? 25% की छूट दी जाएगी। इस नीति के विषय में थोड़ा जान लेंगे, थोड़ा क्या पूरा ही जानना पड़ेगा। मेगा एंकर जो बड़ी भारी भरकम संरचनाएं होती हैं और जो एंकर इकाइयां जो कि टेक्सटाइल या डिफेंस में आती हैं, इनमें अपने भूमि क्षेत्र के 20% हिस्से में विक्रेता इकाई स्थापित करेगी। रक्षा गलियारों में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा आवंटित भूमि पार्सल के 10 वर्षों की अवधि का पट्टा किराया भूमि लागत का 1% और 10 वर्ष से अधिक के लिए 1.5% होगा। जब ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि क्या चीज़ आप मिस करके आए हैं, क्या चीज़ आप नहीं पढ़ कर आए हैं। तो उसी से संबंधित है। इकाइयों को रक्षा गलियारों में भूमि सब्सिडी के रूप में सकल विक्रय मूल्य के 25% की छूट दी जाएगी। फिर है, इसमें और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। इकाइयां जो है पश्चिमांचल या मध्य हिमांचल जो क्षेत्र है इसमें है, तो इसमें 25%, और जो बुंदेलखंड व पूर्वांचल क्षेत्र है उसमें 35% कैपिटल सब्सिडी के लिए पात्र होगी। फिर इसमें है, पर्यावरण संरक्षण आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने पर, ये जो आपके क्वेश्चन में ऊपर पूछा गया था, 25% की सब्सिडी मिलेगी जिसकी सीमा अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक की भी होगी। एमएसएमई स्टार्टअप को स्थापना की तारीख से 5 वर्ष तक प्रति वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में यदि भाग लेता है वो संस्थान, भाग लेने के लिए 15 लाख रुपए और राष्ट्रीय आयोजनों के लिए
ये 5 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। तो ये जो नीति है इसके विषय में थोड़ी डिटेल याद रखेंगे, जो एरोस्पेस रक्षा इकाई रोजगार प्रोत्साहन नीति है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो फिल्म निर्माण के लिए कुल शूटिंग दिवस के 2/3 मतलब अगर जो जितने भी दिवस की शूटिंग है उसमें 2/3 हिस्सा यदि उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने पर 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। तो ये फिल्म नीति के अंतर्गत ऐसा कहा गया है, तो ये कथन सही है। फिर है, फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की यदि स्थापना किया जाता है यहाँ पर करने पर 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, छूट दी जाएगी, तो ये भी सही दिया हुआ है कथन। फिर है, प्रदेश में अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी जो क्षेत्रीय भाषाएं अपनी क्षेत्रीय फिल्मों के लिए निर्माण पर 50% मतलब 50% की, और हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं पर फिल्म बनाने पर यहाँ पर प्रदेश में 25% की छूट दी जाएगी। तो ये भी कथन सही दिया गया है। अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें देखिए ज़्यादा दिया गया है छूट। फिर है, आउटडोर शूटिंग करने वाली इकाइयों को पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस व होटल में कमरे के किराए पर 50% की छूट दी जाएगी। आउटडोर मतलब कि जैसे खुली जगह में, पहाड़, नदियों के किनारे, और जैसे आप अधिकतर शूटिंग किसमें किसी ना किसी रूम में या कोई घर की शूटिंग है या मतलब वैसी होती है स्टूडियो वगैरह में। तो आउटडोर शूटिंग पर भी क्या कहा गया है, किराए पर 50% की गेस्ट हाउस वगैरह में रुकने की छूट दी जाएगी। तो ये भी कथन सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। कोई भी कथन गलत नहीं है, इनमें से सभी सही दिए हुए हैं। फिर है, उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 के संबंध में सही कथन चुनना है। लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग मतलब गोडाउन वगैरह होते हैं, उनसे संबंधित है। फिर इसमें कथन देखेंगे, इस नीति के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र भंडारण सुविधाएं जैसे गोदाम, साइलो, कोल्ड चेन सुविधाएं, लॉजिस्टिक पार्क एवं बंदरगाह तथा अन्य सुविधाएं हैं। तो ये सही है। वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति के अंतर्गत ये है ऐसी सुविधाएं। फिर है, इसके तहत जो है विद्युत शुल्क छूट पर सब्सिडी के तहत 10 वर्ष की अवधि के लिए मतलब 10 वर्षों के लिए 100% की रहेगी विद्युत छूट, जो लाइट का मिलता है बिल या टैक्स। तो ये 100% की छूट होगी, ये सही दिया गया है। फिर है, बुंदेलखंड पूर्वांचल क्षेत्र तथा ताज टैप्रोजियम क्षेत्र मतलब जो ताजमहल के आसपास के हिस्से हैं, ताज टैप्रोजियम क्षेत्र कहा जाता है उनके के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 100% की छूट दी जाएगी। अगर कोई वेयर हाउस लॉजिस्टिक जो एरिया है वो इस क्षेत्र में बनाया जाता है तो 100% की छूट दी जाएगी, ये सही दिया गया है। फिर है, मध्यांचल और पश्चिमांचल क्षेत्र में 75% की छूट दी जाएगी, ये भी सही दिया हुआ है। फिर है, इसमें गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद क्षेत्र में 50% की सब्सिडी, ऐसे ही ऊपर भी एक आया था। तो पश्चिम में तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद है, लेकिन ये थोड़ा सा डेवलप है तो इनको कम दिया है। और मध्यांचल और जो पश्चिमांचल क्षेत्र है इसमें 75% की छूट दी गई है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, उपरोक्त तो सभी कथन सही दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ई करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक डैश मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा जो नीति है इसके अंतर्गत कितना मेगावाट जो बिजली है उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, तो 22,000 मेगावाट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 22,000 मेगावाट। ये भी इसके विषय में थोड़ा सौर ऊर्जा नीति के विषय में जान लेंगे। अयोध्या को सोलर मॉडल सिटी के साथ 16 और भी नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहला अयोध्या था। स्टाम्प शुल्क छूट पर 100% छूट तथा 10 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क पर 100% छूट, ये भी याद रखेंगे। जैसे अभी क्वेश्चन अभी आपको दिखा रहे थे, आ जाता है कथन या के रूप में कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो उसमें ये सारी पॉइंट्स जरूर पूछे जाते हैं। सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए सरकारी उपक्रमों को 1 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से ग्राम पंचायत व राजस्व भूमि दी जाएगी। अगर कोई सरकारी है संस्थापक या जो ऐसी स्थापना करना चाह रहा है सोलर पावर प्लांट की, तो उसमें 1 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से ग्राम पंचायत या राजस्व भूमि भी दी जाएगी। फिर है, निजी क्षेत्र में सोलर पार्क की स्थापना के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी, लीज पर दी जाएगी। फिर है, नीति 30,000 युवकों को सौर ऊर्जा संयंत्रों के रखरखाव का प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। फिर है, इस नीति के अंतर्गत मतलब फिर है, प्रशिक्षित युवकों को सौर मित्र के रूप में नामित किया जाएगा और उन्हें सौर ऊर्जा संयंत्रों के रखरखाव में सहायता करने के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें सूर्य मित्र कहा जाएगा। मतलब जहाँ पर ये सोलर पैनल लगना है तो इससे संबंधित उसको पता होना चाहिए ना, तो इस तरह से जो प्रशिक्षित जो रहेंगे उनको सिखाया जाएगा, फिर वो जाके उसकी हेल्प करने से संबंधित है जहाँ जहाँ पर लगेगा ये।
तो सूर्य मित्र के रूप में नामित भी किया जाएगा और उनको उस हिसाब से रोजगार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत राज्य सरकार 1 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया उत्पादन लक्ष्य वर्ष रखा है कि 1 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया उत्पाद का लक्ष्य वर्ष कितना रखा है? तो ये रखा है वर्ष 2028 तक। कब तक रखा है? वर्ष 2028 तक राज्य सरकार का, और केंद्र सरकार का रखा है 2047 तक। 2047 तक विकसित भारत के रूप में भी करना है, तो ये सारी योजनाएं इसीलिए है। बाकी इसके विषय में डिटेल है, देख लेंगे। यूपी नेडा पूछा जाता है पॉइंट, ये नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास प्राधिकरण है। अप्रैल 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान के रूप में शुरू किया गया था, अब इसको यूपी नेडा कर दिया गया है। बाकी डिटेल देख लेंगे। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को की गई थी, सही दिया गया है। और इसमें कहा गया था कि जो बच्चियां हैं वो 1 अप्रैल 2019 के बाद भी जो जन्मी हैं उनके अंतर्गत मतलब वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं। भले ही योजना 25 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन लाभार्थी 1 अप्रैल 2019 के बाद की पैदा होने वाली जो बच्चियां हैं। फिर है इसका पॉइंट दूसरा, इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना और समान लैंगिक अनुपात को स्थापित करना था, ये भी इसका कथन सही दिया हुआ है। फिर है, सरकार द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को कुल 6 चरणों में 25,000 रुपये दिए जाते हैं, तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। इस योजना के अंतर्गत बच्चियों को 25,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। फिर है अगला कथन, किसी परिवार की अधिकतम 2 बालिकाएं, मतलब अगर 3 बच्चियां हैं तो पहली 2 बालिकाओं को ही ये लाभ उठाना को दिया जा सकता है, और उनके बशर्ते परिवार की जो वार्षिक आय है ये 3 लाख रुपए से कम होने पर ही लाभ उठाया जा सकता है, तो ये भी पॉइंट सही दिया गया है। पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, कोई भी कथन गलत नहीं है। और इसमें जो कुल 6 चरणों में दिया जाता है उसको भी देख लीजिएगा, जानकारी के लिए याद रखें बस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत 3 अक्टूबर 2017 को की गई थी, ये सही है। ऊपर आया था तो बताया था, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत 3 अक्टूबर 2017 को की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया था कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी जाती है, तो 1 लाख रुपए दी जाती है। और दूसरा ऑप्शन है, मतलब दूसरा कथन कह रहा है, प्रदेश की गरीब बेटियों के विवाह में इसमें विधवाएं और तलाकशुदा महिलाएं भी सम्मिलित हैं के लिए ये योजना सरकार द्वारा संचालित है, तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। फिर है, प्रत्येक लाभार्थी को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता कुल 3 चरणों में दी जाती है, तो ये भी सही है, कुल 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सही है। और ये सभी योजनाएं रिपीटेड रहती हैं एग्जाम में, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, बाकी ये 3 चरणों में इस प्रकार दी जाती है सहायता रूप में। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है? ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जूनियर असिस्टेंट ये एग्जाम में ही पूछा गया है। तो ये पुरस्कार विशेष रूप से उन खिलाड़ियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना। तो ये सही कथन है, ये पुरस्कार विशेष रूप से उन महिला खिलाड़ियों के लिए हैं जो उत्तर प्रदेश की ही मूल निवासी हैं। फिर है, पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 3,11,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है, साथ ही एक प्रशस्ति पत्र, रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है, तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। फिर है, यह पुरस्कार वुशु सहित 31 खेल विधाओं में प्रदान किया जाता है, ये भी कथन सही है, कुल 32 खेल विधाओं में ये प्रदान किया जाता है। फिर है, पुरस्कार के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाती है, तो ये कथन गलत दिया हुआ है, ये ऑनलाइन नहीं, ये ऑफलाइन प्रक्रिया संचालित की जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो यही कथन गलत है, यहाँ पर ऑफलाइन होना चाहिए, सॉरी हाँ, ऑनलाइन संचालित नहीं की जाती है, ऑफलाइन की जाती है, तो यही कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के उल्लंघन में सजा का प्रावधान क्या है? तो जो नकल से संबंधित ये लाया गया था, जो सरकारी जैसे परीक्षा होती है उसमें नकल और जो गैंग वगैरह सॉल्वर गैंग काम करते हैं, तो उससे संबंधित है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक। तो इसमें 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, मतलब कोई किस तरीके का अपराध करता है, कोई गैंग सॉल्वर कर रहा है, कोई खुद एग्जाम में फर्जी तरीके से बैठा है, किसी के मतलब किसी दूसरे के एडमिट कार्ड पर खुद बैठा है, या कोई
वो जहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है वो पूरा एग्ज़ाम सेंटर ही नकल करा रहा है, उससे अलग अलग उससे संबंधित है। तो न्यूनतम 2 वर्ष से लेकर आजीवन जिस तरीके का अपराध होगा तो आजीवन कारावास तक की सजा तथा 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। जो उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश जारी किया गया था, इसके अंतर्गत देखेंगे, पहला है ऑप्शन, यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉस्को अधिनियम 2012 के तहत आरोपित होने पर किसी आरोपी को अग्रिम जमानत को प्राप्त करने के अयोग्य बनाता है। मतलब पहले क्या करते थे, मतलब अपराधी जमानत अग्रिम जमानत ले लेते थे जिससे अपराधियों को संरक्षण मिलता था। तो ये क्या किया गया है, इस जो उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून अध्यादेश संशोधन अध्यादेश है इसके अंतर्गत इसमें अग्रिम जमानत प्राप्त करने के मतलब जो अपराधी है उसको अयोग्य ठहराता है। तो ये कथन सही दिया हुआ है। पॉस्को जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है, इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं, मतलब इसमें उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम 2021 के तहत मामलों के लिए अग्रिम जमानत को रोकते हैं। इसमें भी वही चीज़ है जो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन, जैसे धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है उससे संबंधित है। इसमें भी ऐसे अपराधियों को भी अग्रिम जमानत पर रोक लगाई गई है। फिर है यह गैर कानूनी गतिविधियां, रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करता है। तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सही है इसमें इस अध्यादेश से के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था। तो स्कूल चलो अभियान इसकी शुरुआत की गई थी 2002 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2001 से 2 के मध्य। फिर है, उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान का उद्देश्य क्या है। सबरी संकल्प अभियान ये संबंधित है कुपोषण दूर करने से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, 1-2 क्वेश्चन छोटे भी आते हैं और 3 से 4 या हो सकता है 5 क्वेश्चन, ये जैसे अभी ऊपर चल रहे थे बड़े बड़े, इससे भी संबंधित आते हैं जिसमें नीतियाँ इंक्लूडेड रहती हैं। तो छोटे भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। सबरी संकल्प अभियान है कुपोषण दूर करने से संबंधित। फिर है, मुख्यमंत्री माटी कला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री माटी कला योजना का उद्देश्य है कारीगर और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता देने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, कारीगर और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता देने से संबंधित। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण दिया जा सकता है। तो अधिकतम की बात की जाए तो 25 लाख रुपए तक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 25 लाख रुपए तक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इसमें देखें तो मुख्यमंत्री मतलब राज्य के शिक्षित युवा हैं उनको स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण और 25% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। उद्योग क्षेत्र की बात की जाए तो मतलब सेवा क्षेत्र जो है, उद्योग क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक का, सेवा क्षेत्र है 10 लाख रुपए तक का ऋण है। मार्जिन मनी सब्सिडी परियोजना लागत का इसमें 25% है। और जो इसमें पूछा गया था अधिकतम, तो ये कितना है, 25 लाख रुपए। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पोर्टल जो है कोषवाणी या कोषवाहिनी का संबंध किससे है। इसका संबंध है राज्य सरकार के वित्तीय आंकड़ों और पेंशन से संबंधित जितना भी डेटा है राज्य सरकार कर्मचारियों का, ये जो ऑनलाइन रहता है वित्तीय आंकड़े और पेंशन से संबंधित है राज्य सरकारी जो कर्मचारी हैं। तो कोषवाणी का संबंध है राज्य सरकार के वित्तीय आंकड़े और पेंशन, ऑनलाइन सारा डेटा रहता है, उसमें पारदर्शिता रहती है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। जैम पोर्टल सरकारी संस्थाओं द्वारा सामान और सेवाओं की खरीद के लिए एक समर्पित ई मार्केट प्लेस व्यवस्था है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये सरकारी संस्थाओं द्वारा सामान और सेवाओं की खरीद के लिए एक समर्पित ई मार्केट प्लेस व्यवस्था, ये कथन सही दिया हुआ है। यह पोर्टल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो एमएसएमई है को सरकारी निविदाओं और अनुबंधों तक पहुंचने में मदद करता है, जिससे उनके व्यवसाय के विकास को बढ़ावा मिलता है। जैसे कोई भी कंपनी है या जैसे इसमें मतलब सरकारी संस्था है जो सामान खरीद सकती है, जैसे कि अब कोई सरकारी जैसे कोई कंप्यूटर लैब सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, अब उसमें काफ़ी सारी मेज कुर्सियाँ चाहिए,
कंप्यूटर्स चाहिए काफ़ी सारे। तो ये सारे जब एक साथ जगह से लेने हैं तो अब क्या करते हैं सरकार, अभी तक तो हम ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन कह सकते हैं, किसी बाजार में जाकर खरीदते थे। तो उससे क्या महंगी भी चीज़ें मिल रही हैं, और ये है कि प्राइवेट सेक्टर को ही फायदा हो रहा है। अब ऐसे क्या है, कोई ये जो ई है जेम पोर्टल है, इसके माध्यम से क्या है, कम कीमत पर हमको एक दो तो लेना नहीं रहता है। अगर कोई सरकारी संस्था स्थापित की जा रही है तो उसमें कम से कम 200-400-500 चीज़ें एक जैसी ले जा रही है, कुर्सी मेज या और भी वहाँ पर लाइट है, किसी से भी संबंधित है, कुर्सियाँ या कुछ भी हो गया। तो ये क्या है, तो गवर्नमेंट जो ये पोर्टल है इसके माध्यम से लिया जा सकता है। तो ये क्या है, ये पोर्टल सूक्ष्म में लघु और मध्यम सरकारी निविदाओं और अनुबंधों तक पहुँचने में मदद करता है। मतलब इसमें जो लाभ मिल रहा है, जो बेच रहा है उसको भी अच्छा खासा लाभ रहता है। इसके अंतर्गत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी जो उत्पाद है उसको भी खरीदा बेचा जा सकता है। तो ये उससे संबंधित है, तो ये कथन सही हो जाएगा। जम पोर्टल आप याद रखें, सरकारी संस्थाओं द्वारा सामान और सेवाओं की खरीद के लिए एक ये ई पोर्टल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विकसित भारत @ 2047 के तहत के लक्ष्य के तहत वर्ष 2047 तक $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को बनाना है। तो ये कथन सही दिया हुआ है। शायद इस तरह का क्वेश्चन आया था कि विकसित भारत, इसका लक्ष्य है विकसित भारत @ 2047, और ये कब तक, वर्ष 2047 तक। तो इसके लिए काफ़ी सारे सुधार चीज़ें की जा रही हैं। फिर है इसका दूसरा कथन कह रहा है, इस उद्देश्य से जनता के सुझाव हेतु विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जनता से सुझाव हेतु समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो ये भी शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये भी कथन सही दिया हुआ है। समर्थ जो उत्तर प्रदेश जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये सब जनता से सुझाव लिए जा सकते हैं कि क्या सुधार है, क्या संशोधन है, क्या बदलाव परिवर्तन है। तो ये सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही कथन इसके जो है सही दिए हुए हैं। फिर अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना संबंधित है। युवा सशक्तिकरण योजना किससे संबंधित है, तो ये है युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त कराने के उद्देश्य से उनको टैबलेट स्मार्टफोन उपलब्ध कराने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के विषय में विचार करें। पहला ऑप्शन है, 1 मार्च 2020 के बाद कोविड में मृत परिजनों के बच्चों को वित्तीय और शैक्षिक सहायता प्रदान करती है। तो ये सही है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। कोविड के दौरान जब परिजनों का देहांत हुआ तो उसके बाद जो बच्चे थे तो उनको वित्तीय और शैक्षिक सहायता प्रदान करना, ये सही है। फिर है, इसमें बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता के रूप में और 18 वर्ष तक के बच्चों को कक्षा 12 तक की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो ये भी कथन सही है, इस योजना में इस चीज़ का लाभ दिया गया है। फिर है, बालिकाओं को विवाह हेतु 1,01,000 रुपये की सहायता दी जाती है। जिनके माता पिता कोविड के दौरान ख़त्म हो गए तो ऐसी बालिकाओं को विवाह हेतु 1,01,000 रुपये की सहायता दी जाती है। और जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह था उसमें 1,00,000 रुपये की धनराशि थी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो इसमें सभी कथन जो दिए हैं वो सही दिए हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला और आखिरी ये क्वेश्चन है, क्या वन टॉप 50 नहीं, टॉप 51 याद रखें आपने। लेकिन 50 क्वेश्चनों के साथ आपने 50 क्वेश्चन थे और उससे साथ में जो आपने सीखा वो और भी है। तो कुल मिलाकर जो ये 1 से 1.5 घंटे का वीडियो है, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। बाकी आप अगर इसका थ्योरी वाला भी वीडियो चाहते हैं तो बताइएगा, बताया जाएगा। फिलहाल वीडियो पे मतलब इस चैनल पर थ्योरी वाले भी जो योजना नीतियों से संबंधित वीडियो हैं पड़े हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे उनको भी देख सकते हैं, तो आपको और ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला कथन है इसका, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत नोएडा जो है भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए प्रमुख केंद्र बनाया गया है। जो उत्तर प्रदेश की सेमीकंडक्टर नीति है, जो चिप्स वगैरह होती हैं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर वगैरह या इन सब चीज़ों में जो चिप्स इस्तेमाल होती हैं, सेमीकंडक्टर से संबंधित होता है। तो वही इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति के अंतर्गत ये कथन सही दिया हुआ है कि नोएडा भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए प्रमुख केंद्र बन गया है। तो नोएडा सही है। फिर है, इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे, मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स व आत्मनिर्भरता के साथ रोजगार प्राप्त करना है। तो ये भी सही है, जब ऐसे हब्स यहाँ पर स्थापित होंगे तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया जा सकेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, रोजगार के संसाधन भी उपलब्ध रहेंगे। तो ये भी कथन जो है सही दिया गया है।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही दिया हुआ है इसमें। बाकी ये थे कुछ क्वेश्चंस, और आपके लिए जो एक टेस्ट है, छोटे क्वेश्चन आते हैं तो आप सभी करते हैं, अब ये बड़ा टेस्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब आते हैं क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, फिर बड़े क्वेश्चनों को देखने में डर लगता है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के संबंध में कौन सा कथन गलत है। काफी बार अभी ऊपर आया है तो बताया है। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित है ये, और है उत्तर प्रदेश नवीनीकरण ऊर्जा यूपी नेडा ने इसको नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है, या इस नीति के तहत अयोध्या को सोलर मॉडल सिटी के साथ 16 और नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करना है, या वर्ष 2026-27 तक सौर ऊर्जा से 55,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य वर्ष रखा गया है। बताइएगा इस नीति के अंतर्गत पूछ रहा है कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।